हाँ जी, स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज के अंदर। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान, यानी मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। अब मोल जो है वो क्या है, तो अपन जो है कई सारी चीज़ें जो है वस्तुएं जो है वो बाज़ार से ख़रीदते हैं। तो अपन ये इस्तेमाल करते हैं कि कोई 12 वस्तुएं अपन ने खरीदी तो उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं अपन, दर्जन। एक दर्जन का मतलब है 12 है। बारह वस्तुएं मतलब एक दर्जन। 20 वस्तुएं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं अपन समंक। और 144 वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं ग्रॉस। यानी वस्तुओं की गिनती को सरल बनाने के लिए, वस्तुओं का हिसाब किताब आसानी से रखने के लिए अपन यहाँ जो है वो दर्जन 12 वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, समंक 20 वस्तुओं के लिए और ग्रॉस 144 वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपने को लेनी है 1200 कॉपियाँ। क्या लेनी है? नोटबुक लेनी है 1200। तो कितनी डोजन हो गई? एक दर्जन के अंदर 12 होती है, तो 100 डोजन के अंदर 1200 कॉपियाँ हो गई। तो अपने को 100 डोजन चाहिए। तो वस्तुओं की गिनती को क्या कर लिया अपन ने, आसान बनाने के लिए उसको एक अन्य मात्रक के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो रसायन विज्ञान अणु और परमाणुओं का विज्ञान है, और पदार्थ की बहुत ही छोटी सी मात्रा के अंदर बहुत सारे परमाणु, कण, अणु, आयन उपस्थित होते हैं। उनकी गणनाओं को सरल बनाने के लिए, यानी पदार्थ की मात्रा जो है उसको, उसमें कण तो बहुत सारे होंगे, क्योंकि एक जैसे ये चौक का टुकड़ा है इतना सा, इसमें बहुत सारे कण होंगे, करोड़ों कण होंगे, अरबों कण होंगे। तो उनकी गणनाएं जो है उनको सरल बनाने के लिए पदार्थ की मात्रा को एक अन्य मात्रक दिया गया है, वो कहलाता है मोल। यानी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को सरल करने के लिए प्रयुक्त होने वाला मात्रक मोल कहलाता है। यानी रसायन विज्ञान के अंदर पदार्थों की मात्राओं को अपन मोल के अंदर कैलकुलेट करेंगे और काम में लेंगे। जैसे एक दर्जन ने 12 वस्तुओं की संख्या को, या 1200 वस्तुओं, 12,000, 12 लाख को क्या कर दिया, थोड़ा सा सरलतम बना लिया है। तो पदार्थ के अंदर कणों की संख्या बहुत होती है, बहुत थोड़े से पदार्थ के अंदर ही कणों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उसको सरल बनाने के लिए एक अन्य मात्रक की आवश्यकता पड़ी, जो पदार्थ की मात्रा को सरलतम रूप में व्यक्त करेगी। वो पदार्थ की मात्रा मोल कहलाती है। अब मोल होता क्या है, किसको एक मोल कहते हैं अपन? तो मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट जो है वो है आधारित कार्बन 12 समस्थानिक पर, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान भी किस पर आधारित है? कार्बन 12 समस्थानिक पर है, क्योंकि वो प्रकृति के अंदर अच्छी खासी मात्रा में लगभग 99% पाया जाता है। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की जो मेथड है वो कार्बन डेटिंग, वो भी कार्बन के समस्थानिक पर ही आधारित है। तो मोल कॉन्सेप्ट जो है वो कार्बन 12 समस्थानिक पर ही आधारित है। अब मोल, एक मोल की क्या परिभाषा होती है, सीधे मोल पे आते हैं। एक मोल किसको कहते हैं? यानी ये तो बात हुई कि पदार्थ की मात्राओं को सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए
जो मात्रक अपन इस्तेमाल करते हैं पदार्थ की मात्रा के लिए, वो कहलाता है मोल। अब 1 मोल क्या है? तो 1 मोल होता है कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में जितने कण होते हैं वो 1 मोल कहलाती है। कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में जितने कण होते हैं वह संख्या 1 मोल कहलाती है। यानी कार्बन 12 समस्थानिक जो है उसके 12 ग्राम के अंदर जितने कण होंगे, कणों की संख्या होगी, उसको 1 मोल कहेंगे। और 12 ग्राम के अंदर किलोग्रामों में दें इसको 12 ग्राम को तो 0.012 kg। बात एक ये किलोग्राम ग्राम तो कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम या 0.012 किलोग्राम में जितने कण होते हैं वह संख्या 1 मोल कहलाती है। अब जो है वो कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में कणों की संख्या कितनी होती है तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अपन ने ये कह दिया है कि कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम के अंदर जितने कण होते हैं वो 1 मोल कहलाती है। अब 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है तो कितने ग्राम कार्बन में? 12 ग्राम। एक मोल में 12 ग्राम 1 मोल में बटा। अब कार्बन 12 समस्थानिक के एक कण का, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान, ये अपन पीछे ज्ञात करके आ रहे हैं, वो होता है 1.99 2648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम प्रति कार्बन 12 परमाणु। यानी कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम कार्बन प्रति कार्बन 12 परमाणु में। हर एक कार्बन 12 परमाणु में इतना द्रव्यमान होता है, कितने? इतना ग्राम। ठीक। आगे बढ़ते हैं। यदि एक कण का द्रव्यमान यह है तो 12 ग्राम के अंदर अपने को कणों की संख्या चाहिए, वो 1 मोल कहलाएगी। एक कण का द्रव्यमान, मैं एक एग्जांपल दूं। हलवाई बनवाता है लड्डू, कितने ग्राम के? 100 kg के। 100 kg या 1000 kg, 1000 ग्राम ले लो, चलो 1000 ग्राम। इतने ग्राम के क्या हैं? लड्डू। ठीक। इसमें से एक लड्डू का द्रव्यमान है 50 ग्राम। ठीक। टोटल लड्डू बनाए 1000 ग्राम बेसन के। एक लड्डू का द्रव्यमान है 50 ग्राम। तो लड्डुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हो? लड्डुओं की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1000 ग्राम टोटल है और 50 ग्राम है प्रति
लड्डू, तो भाग दे दो 50 का किस में, 1000 में, कितने लड्डू बनेंगे, 20। कितने लड्डू आ जाएंगे, 20 लड्डू। यानी टोटल अपने पास जो द्रव्यमान है उसमें एक लड्डू का द्रव्यमान जो है उसका भाग दे दिया है, तो अपने पास लड्डुओं की संख्या आ गई। तो अपने पास है 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के अंदर, उसमें एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना है उसका भाग दे दो, तो अपने पास क्या आ जाएगी, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में कणों की संख्या। ठीक, तो 1 मोल में कण, कण का मतलब परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं, इकाइयां हो सकती है। 1 मोल में कण बराबर आ जाएंगे 12 ग्राम प्रति मोल है ये कार्बन 12, यानी कार्बन 12 समस्थानिक के 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, 12 ग्राम। अब एक कण का द्रव्यमान है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम प्रति परमाणु, हर एक परमाणु, और वो परमाणु किसका, कार्बन 12 का। तो भाग दे दो इसके अंदर, ग्राम से ग्राम तो कट जाएगा, और ये लगभग 2 है, 2 से थोड़ा सा कम है, तो ये वैल्यू आती है 6.022 इंटू, यानी 2 का भाग 12 में दोगे 6 बार, 6 से थोड़ी ज़्यादा बार जाएगा क्योंकि नीचे वाले 1.99 ही है, गुणा 10 की पावर 23 है, ऊपर आएगी तो 10 की पावर 23 प्लस फिर मोल और परमाणु, तो परमाणु इनवर्स में है, प्रति है, ऊपर आएगा तो घात उसकी तो प्लस की हो जाएगी, और मोल प्रति के अंदर ही रह जाएगा, प्रति मोल, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु प्रति मोल होते हैं। 1 मोल में कण हो जाएंगे ये। अब कण का मतलब है अणु, परमाणु या आयन। कितने होंगे, 1 मोल में कणों की संख्या आ गई 6.022 गुणा 10 की घात 23। अब ये एक विशेष संख्या है, अब विशेष संख्या है तो इसको विशेष रेफरेंस भी देना पड़ेगा, इसलिए अवोगाद्रो के सम्मान में 1 मोल में कणों की संख्या यानी 6.022 गुणा 10 की घात 23 को अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। अवोगाद्रो के सम्मान में इसको अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, और इसको दर्शाते हैं Na से। नंबर, N का मतलब है नंबर, A का मतलब अवोगाद्रो, अवोगाद्रो नंबर कितना होता है, फिक्स है। 1 मोल के अंदर कणों की संख्या कितनी होगी, 6.022 गुणा 10 की घात 23, ये फिक्स रहेगी। क्यों, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने कण हैं, वही 1 मोल है। 12 ग्राम कार्बन में कणों की संख्या 1 मोल कहलाती है। अब कार्बन 12 का एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है, तो 12 ग्राम में कणों की संख्या, वही लड्डू वाला एग्जाम्पल, 12 ग्राम में भाग दे दो इसका तो कणों की संख्या आ जाएगी, वही 1 मोल कहलाती है। ये फिक्स है तो अवोगाद्रो नंबर कहलाती है। अब 1 मोल आदमी, ये कह दूं मैं तो कितने आदमी, 1 मोल आदमी का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 आदमी। कितने आदमी, मैं कह दूं कि 1 मोल जल अणु, 1 मोल जल के अणु, इसका मतलब कितने जल के अणु, 6.022 गुणा 10 की घात 23 जल के अणु, यानी 1 मोल का मतलब भी ये हो गया 6.022 गुणा 10 की घात 23। कितने आदमी थे रे संभा, तो सरदार 1 मोल में कितने आदमी थे, 6.022 गुणा 10 की घात 23 थे। तो ये फिक्स हो गई। 1 मोल NaCl, इसका मतलब
कितने NaCl के इकाइयाँ होगी 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये तो बात हुई मोल की। तो सीधी सी परिभाषा हो गई, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने कण होते हैं वो 1 मोल कहलाती है। और वो कितनी है 6.022 गुणा 10 की घात 23। अब शायद कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ये तो बात हुई 1 मोल की। 1 मोल के बाद में है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, मोलर मास भी कहते हैं इसको, मोलर मास, और ग्राम मोलर मास भी कहते हैं, GMM। क्या होता है मोलर मास और ग्राम मोलर मास? तो किसी पदार्थ के 1 मोल की जो मात्रा है उसको यदि मैं ग्रामों में दर्शा दूं, 1 मोल की मात्रा को यदि ग्रामों में व्यक्त कर दिया जाए तो उसे ग्राम मोलर मास कहते हैं। किसी पदार्थ की 1 मोल मात्रा को ग्रामों में प्रदर्शित करने पर एक मोल मात्रा है, उसको कितने ग्राम है वो 1 मोल मात्रा, तो उसको यदि अपन 1 मोल को उसके ग्राम कितने बनेंगे ग्रामों में दर्शा दें, वह मोलर द्रव्यमान या ग्राम मोलर द्रव्यमान, ग्राम मोलर मास, GMM कहलाती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ग्राम मोलर मास यानी GMM, ये तो बात हो गई। अब जैसे 1 मोल मेथेन, 1 मोल मेथेन, अब इसका परमाणु द्रव्यमान कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 × 4, 1 का 1 होता है तो 4 का 4, इसको अपन 16 ग्राम लिख सकते हैं। तो 1 मोल मेथेन मतलब कितना हो गया 16 ग्राम। तो ये 16 ग्राम क्या है मेथेन का मोलर द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान क्या कर दिया अपन ने ग्रामों में दर्शा दिया। जैसे 1 मोल H2O है, 1 मोल H2O, ठीक। अब 1 मोल H2O के अंदर कितने ग्राम होते हैं, तो 1 मोल H2O 2 तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, 2 है हाइड्रोजन तो 2 से गुणा कर दो, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 1 ऑक्सीजन है और उसका 16 होता है, टोटल 18। इसको ग्रामों में दर्शा दें तो 18 ग्राम, ये हो जाएगा H2O का मोलर द्रव्यमान। अब ये मोलर द्रव्यमान आपको मिलेंगे कहाँ, तो परमाणु मोलर द्रव्यमान तो अपन परमाणु द्रव्यमान को जोड़ के ग्राम लगा देंगे, आगे तो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन परमाणु द्रव्यमान आपको बुक के पीछे जो है वो पूरे दिए हुए हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं, इसलिए वो पीछे दिए हुए हैं, उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 1 मोल ग्लूकोज, मैंने आपको ये सवाल भी दिया था कि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, 1 मोल ग्लूकोज, तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। चलो आणविक द्रव्यमान को भी ग्रामों में दर्शाते हैं अपन, 1 मोल के लिए, 1 अणु के लिए, यानी 2 नहीं होने चाहिए, 1 अणु। जैसे C6H12O6, इसका 1 ही अणु होना चाहिए, इसका मतलब 1 अणु मतलब 1 मोल। तो 1 मोल C6H12O6, तो इसका पहले तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि पीछे वाला सवाल था अपना। कार्बनों की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या 6, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, प्लस हाइड्रोजन है संख्या में 12, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, यानी प्रत्येक परमाणु जो है उसके परमाणु द्रव्यमान को परमाणु की संख्या से गुणा करके और जोड़ दो सबको, तो जो योगफल प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है आणविक
द्रव्यमान प्लस 6 ऑक्सीजन है और हर एक का ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। अब शुरुआती सदस्यों का तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, जितना उसका परमाणु क्रमांक है उसका डबल कर दो। ऑक्सीजन 8 पे आती है तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 16, ठीक। कार्बन का 6 तो 12, लेकिन बाद में ये लागू नहीं होता है, शुरुआती सदस्यों पर लागू होता है। तो 12 छिके 72, 72 प्लस 12 प्लस 16 छिके 96, 96 और 10 106, 108, 110 और 70 180। और इसको अपन यू के अंदर कैलकुलेट करते हैं, यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान, तो 180 यू आ जाएगा। अब वो कह रहा है 1 मोल ग्लूकोज में कितना मोलर द्रव्यमान होता है। तो मोलर द्रव्यमान, इसको यदि 180 को अपन ग्रामों में लिख दें, 180 ग्राम, तो ये ग्लूकोज के 1 मोल का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, यानी ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 180। फिर देखो चीनी, आपको कहते हैं चीनी का 1 मोल जो है किसका, चीनी का 1 मोल सुक्रोस। अब सूत्र तो पता होना ही चाहिए अपने को, बिना सूत्र तो अपन नहीं याद कर सकते। सुक्रोस होती है C12 है S22O11, ठीक। इसके 1 मोल का मोलर द्रव्यमान, यानी 1 मोल का द्रव्यमान उसको ग्रामों में दर्शा देंगे, वही मोलर द्रव्यमान है। तो इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लो। कार्बन कितने हैं, 12 कार्बन है, हर एक कार्बन का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं, 22, हर एक हाइड्रोजन का होता है 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 11 इंटू 16, जोड़ लो टोटल जितना भी यहाँ आता है, 12 12 144 प्लस 22 प्लस 16 160, 70 76, 176 जोड़ लो, 6 4 10 2 12, 342 आ रहे हैं, 342 यू आता है ये तो। और इसी को अपन ग्रामों में दर्शा दें तो 342 ग्राम है क्या, मोलर द्रव्यमान किसका, 1 मोल सुक्रोज का। 1 मोल चीनी का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 342 ग्राम। तो अपन सीधा सीधा यूँ कहते हैं कि मोलर द्रव्यमान जो है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लो, परमाणु द्रव्यमानों को परमाणुओं की संख्या से गुणनफल करके और जोड़ लो, वो तो है आणविक द्रव्यमान। और आणविक द्रव्यमान के अंत से यू तो हटा दो और ग्राम लगा दो, वो 1 मोल का क्या आ जाएगा, मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। लेकिन होना चाहिए 1 मोल ही, 2 मोल की, आधे मोल की, उनकी बात नहीं कर रहे हैं अपन। जैसे ये रिएक्शन है अपनी CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, ठीक। इसको अपन संतुलित कर दें, ऑक्सीजन 4 हो गई, तो ये 1 मोल मेथेन है, 1 मोल। इसको थोड़ा सा और अलग टाइप से लिखें तो ये 1 अणु है, 1 अणु मेथेन का, ये 2 अणु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 1 अणु CO2 का देता है और 2 अणु जल के देता है। इसी को अपन दूसरे तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा 1 मोल मेथेन 2 मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 1 मोल CO2 और 2 मोल जल निर्मित करता है। तो 1 मोल का जो द्रव्यमान है उसको ग्रामों में दर्शा दें। अब इसका देखो ग्रामों के अंदर निकालें तो 12 तो कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब 16 ग्राम, और 16 ग्राम 1 मोल का द्रव्यमान है, इसका मतलब 1 मोल का जो द्रव्यमान 16 ग्राम है वही मोलर द्रव्यमान है। लेकिन यहाँ देखो 2 मोल का क्या आ रहा है, द्रव्यमान आएगा, अपने को कितने मोल का चाहिए, 1 मोल का द्रव्यमान, वही मोलर द्रव्यमान होगा। 2 मोल का निकाल लिया तो उसका क्या कर लो, आधा, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी हो गई यहाँ 1, इसका मतलब 16 दूनी 32, और यहाँ 2 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 64 ग्राम आ जाएगा। और 64 कितने ग्राम मोल का है, 2 मोल का द्रव्यमान है 64 ग्राम,
1 मोल का कितना हो जाएगा 32 ग्राम। इसका मतलब O2 का मोलर द्रव्यमान है 32 ग्राम। फिर 1 मोल का इसका द्रव्यमान CO2 का, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 दूनी 32, 2 ऑक्सीजन है ना, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 का 32 और 12 कार्बन का 44, यानी 44 ग्राम। 1 मोल का है 44 ग्राम, इसका मतलब 44 ग्राम CO2 का क्या है मोलर द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान। फिर आगे आ गए 16 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन का 18, 18 दूनी 2 आगे से गुणा 36 ग्राम। कितने मोल का है 2 मोल का 36 ग्राम है, तो ये मोलर द्रव्यमान नहीं है। अपने को कितने मोल का चाहिए 1 मोल का, तो आधा कर दो 1 मोल का, 36 का आधा 18, 1 मोल का 18 ग्राम। वो क्या कहलाता है 1 मोल का ग्रामों में व्यक्त द्रव्यमान ही मोलर द्रव्यमान या ग्राम मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं, बाजार के अंदर से अपने को दुकान वाले से कहते हैं कि जा आधा मोल चीनी लिया, तो ले आएंगे क्या अपन, नहीं ला सकते। तो फिर ग्रामों को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है मोल को कैलकुलेट करने, क्योंकि दुकान वाला तो ग्रामों में देगा या किलोग्राम में देगा। तो मोल बराबर होता है ग्रामों में द्रव्यमान पदार्थ का, ग्रामों में द्रव्यमान बटा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान या ग्राम मोलर द्रव्यमान। ये एक फॉर्मूला है। मोल को प्राप्त करने के लिए अपने को ग्रामों में द्रव्यमान और उसमें मोलर द्रव्यमान का भाग दे दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा मोल आ जाएंगे। जैसे आपको कह दिया कि 90 ग्राम ग्लूकोज में ग्लूकोज के कितने मोल होंगे, ग्लूकोज के कितने मोल होंगे, तो 90 ग्राम ग्लूकोज में ग्लूकोज के कितने मोल होंगे, तो मोल बराबर ग्रामों में द्रव्यमान कितना ग्राम 90 ग्राम। अब ग्लूकोज के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, तो ग्लूकोज का 1 मोल होता है C6H12O6 और ये अपन 1 मोल का द्रव्यमान ज्ञात करके आ रहे हैं, ये 180 ग्राम होता है। तो 180 ग्राम होता है कितने मोल में 1 मोल में प्रति मोल। तो 90 दूनी 180, 2 बार ग्राम से ग्राम कट गया, यानी 1/2 यानी आधा, और मोल ऊपर आ जाएगा वो प्लस का 1/2 मोल। इस तरीके से अपन मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे आप ये बताओगे कि आधा मोल चीनी के अंदर कितने ग्राम होते हैं। आधा मोल सुक्रोस में कितने मोल होंगे, ठीक। और चीनी का सूत्र C12H22O11 होता है। ये आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना है कि आधा मोल सुक्रोस में कितने ग्राम होंगे, आधा मोल सुक्रोस में कितने ग्राम होंगे, ये बताना आप, ठीक।